2024 के लिए मोदी ने 51% का लक्ष्य बीजेपी की टास्क फोर्स को सौंप दिया है। इंडिया अलायंस अभी बैठकें कर रहा है। क्या इंडिया अलायंस ने अभी से ही हार मान ली है या कोई नई रणनीति बनाने में लग गए? आखिर मोदी विरोधी इंडिया अलायंस के पास कितने वोट हैं? कहां पर वो मजबूत हैं? कहां एनडीए को टक्कर दे रहे हैं? क्या 24 में इंडिया अलायंस 272 सीटों का आंकड़ा भी छू पाएंगे या फिर से विपक्ष में ही अपनी जगह बनाएंगे? आज इस रिपोर्ट में 543 सीटों का एनालिसिस कर सारे सिनेरियो आपको समझाएंगे। देखिए जरा। आखिर मोदी विरोधी इंडी अलायंस के पास कितना वोट है? क्या इंडी अलायंस 24 में 272 के आंकड़े को छू पाएगा? कांग्रेस के साथ ममता, अखिलेश, लालू, नीतीश, केजरीवाल के आने से क्या फर्क पड़ेगा? 3 राज्यों में जीत के बाद 2024 में बीजेपी की वापसी की संभावना अभी से जताई जाने लगी है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस को लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे तो अभी भी उसे हराया जा सकता है। दरअसल 2019 में बीजेपी ने अकेले 37.36% वोट शेयर के साथ 303 सीट जीती थी। वहीं बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए को 45% वोट शेयर के साथ 353 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 19.49 वोट शेयर के साथ 52 सीटें मिली थी। वहीं इंडी में शामिल पार्टियों ने 37.5% वोट शेयर के साथ 144 सीटें जीती थी। विपक्षी गठबंधन इंडी को लगता है कि 2019 में एनडीए को 45% वोट मिले थे। ऐसे में पूरा विपक्ष मिलकर 55% वोट अपने पाले में कर लेगा और सरकार बन जाएगी। इसी वजह से इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी कैंडिडेट के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला बता रहे हैं। इसी फॉर्मूले पर सहमति बनाने के लिए इंडी गठबंधन की अब तक 4 बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये फॉर्मूला बन नहीं पाया है। इसी वजह से देखने में आसान लगने वाला ये गणित इतना सीधा नहीं है। ये बात विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता भी स्वीकार करते हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक से पहले जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने खुद स्वीकार किया कि बीजेपी अब बहुत मजबूत पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को बगैर एकताबद्ध हुए, बगैर इकट्ठा हुए, बगैर एक सुनिश्चित कार्यक्रम के अभाव में पराजित नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही मजबूत पार्टी हो चुकी है। दरअसल 2019 में बीजेपी ने 21 राज्यों की 224 सीट पर 50% से ज्यादा वोट हासिल किया है। यूपी में 40, गुजरात में 26, मध्य प्रदेश में 25, राजस्थान में 23, कर्नाटक में 22, महाराष्ट्र में 15, बिहार में 14, हरियाणा में 9, झारखंड में 8, दिल्ली में 7, असम में 7, छत्तीसगढ़ में 6, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 5, हिमाचल में 4, जम्मू कश्मीर में 2, अरुणाचल में 2, चंडीगढ़ में 1, पंजाब में 1, त्रिपुरा में 1 और गोवा की 1 सीट पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। यानी इन सीटों पर अगर विपक्ष एकजुट होकर भी चुनाव लड़ता तो इन 224 सीटों पर नहीं हरा पाता। यदि हम 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार माने तो 2024 में इन 4 कैटेगरी में एनडीए और इंडी के बीच मुकाबला होने की संभावना है। कुल 543 में 375 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले में रहने की संभावना है। वहीं कांग्रेस 261 सीटों पर मुकाबले में रहेगी। क्षेत्रीय दल इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच 353 सीटों पर मुकाबला होने की उम्मीद है। पहली कैटेगरी में 190 यानी 35% सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला होगा। दूसरी में 185 यानी 34.1% सीटों पर बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टियों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। तीसरी में यानी 17.9% सीटों पर रीजनल पार्टी वर्सेस रीजनल पार्टी के बीच मुकाबला होने की संभावना है। जबकि चौथी 71 यानी 13.1% सीटों पर
कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टियों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। सबसे पहले बात पहली कैटेगरी की। इसमें 190 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। बीजेपी ने 2019 में इनमें से 175 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। इनमें हिंदी भाषी राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के अलावा गोवा, कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र की भी कुछ सीटें हैं। हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था, वहीं गोवा, कर्नाटक, असम, हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों की सीमित भूमिका थी। देखा जाए तो ये सीटें जहां पर एनडी में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां जैसे सपा, तृणमूल और लेफ्ट की बहुत सीमित भूमिका है, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी जरूर है, लेकिन दोनों टूट के बाद काफी कमजोर हो चुकी हैं। हालांकि इन 190 में से 19 सीटों पर जीत के अंतर से अधिक वोट तीसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी को मिले। इनमें से 13 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी यहां पर एनडी के एकजुट होने का फर्क पड़ सकता है। इन 190 सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 20% ज्यादा था। बीजेपी को इन सीटों पर 56.5% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 35.3% वोट मिले, जबकि अन्य को 3.9% वोट मिले। यानी कांग्रेस अपने साथ यहां अन्य को भी जोड़ ले तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब बात दूसरी कैटेगरी की। इनमें 185 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी का सीधा मुकाबला क्षेत्रीय दलों से है। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 128 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं क्षेत्रीय दलों को सिर्फ 57 सीटें ही मिल पाई। वोट शेयर के मामले में भी बीजेपी आगे रही। बीजेपी को क्षेत्रीय दलों के मुकाबले 7% ज्यादा वोट मिले। यहां पर तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टियों को भी इतना ही, यानी 7% वोट मिला। यानी इंडी अलायंस के सभी दल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र में साथ आए तो मुकाबला रोचक हो सकता है। इन 175 सीटों में से 88 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, वहीं तीसरे नंबर की पार्टी को 55 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले और उनमें से 30 सीटें बीजेपी ने जीती। ऐसे में इंडी अलायंस के लिए यहां पर उम्मीदें ज्यादा हैं। इन 185 सीटों पर बीजेपी को 47.2% वोट मिले, वहीं क्षेत्रीय दलों को 40.2, अन्य दूसरी पार्टियों को 7.4 और कांग्रेस को 4.3% वोट मिला। ये गणित इसलिए इतना सीधा नहीं है क्योंकि यूपी में 2019 में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं कांग्रेस अकेले लड़ी थी। इस बार बसपा इंडी अलायंस में शामिल नहीं है। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब उसे मात्र 21.8% वोट शेयर के साथ कुल 403 सीटों में से 47 सीटें मिली थीं। यानी दोनों दलों के पहले साथ आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए यूपी में 80 सीटों को जीतना होगा, यानी बिना यूपी में जीते इंडी अलायंस का कुछ नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल में भी अगर तृणमूल, कांग्रेस और लेफ्ट साथ आ गए तो भी बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं होगा। 2019 में भी पश्चिम बंगाल की 3 सीटों को छोड़कर सारा मुकाबला बीजेपी वर्सेस तृणमूल था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस 5.67% वोट के साथ सिर्फ 2 सीटें जीती थी, वहीं तृणमूल ने 43.33% वोटों के साथ 22 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 40.7% वोट के साथ 18 सीटें मिली।
हालांकि 2009 में तृणमूल और कांग्रेस ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब तृणमूल ने 44.63% वोट के साथ 19 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 13.4% वोट के साथ 6 सीटें जीती थी। हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और तब लेफ्ट से मुकाबला था, अब बीजेपी से है। ये तो हुई गणित की बात, लेकिन सबसे पहले तृणमूल, कांग्रेस और लेफ्ट में केमिस्ट्री बननी जरूरी है, तभी सीट शेयरिंग हो सकेगी। बंगाल में तृणमूल और लेफ्ट के बीच 36 का आंकड़ा है। इस बात को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने भी कहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना आसान नहीं है। It is after election, everybody will decide. I will not take any comments right now because there is a time, there is an opportunity to meet each other. So let us meet. 1-2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1-to-1, then automatically everybody will come together. It is not that easy. In principle, if you take a policy decision, then everything will run smoothly. It is my idea. Ma'am, do you think it's too late now? You should have. No, it is not late. Because TMC, you yourself in the Mumbai meeting had said that this should be done by October 15. Better late than never. We are ready. We are ready to fight inch and inch, every inch. Only our policy should be clear. 2019 में 71 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। इनमें से कांग्रेस ने 41% वोट शेयर के साथ 37 सीटें जीती। वहीं क्षेत्रीय दलों ने भी 41% वोट शेयर के साथ 34 सीटें जीती। वहीं तीसरे नंबर पर रही पार्टी को 12% वोट मिले। ये 71 सीटें तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और बिहार की कुछ सीटें हैं। इन 71 सीटों में 32 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले और उनमें से 21 सीटें कांग्रेस ने जीती। यानी यहां पर इंडी गठबंधन को फायदा मिलना सीमित है, क्योंकि बिहार और तमिलनाडु में कांग्रेस पहले से ही गठबंधन में है। बिहार में राजद और जेडीयू वाले महागठबंधन के साथ। हालांकि 2019 के चुनाव में जेडीयू नहीं थी। उसके आने से बिहार में इंडी गठबंधन को फायदा होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है, यानी यहां पर इंडी गठबंधन इससे ज्यादा फायदा नहीं ले सकता। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को लोकसभा में भी यहां से उम्मीदें रहेंगी। 2019 में 97 सीटें ऐसी थी जहां पर क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल का मुकाबला था। इनमें से 59 पर मुकाबला यूपीए बनाम एनडीए था। जीत और हार के बीच वोट शेयर का अंतर 15% था। वहीं तीसरे नंबर पर रही पार्टियों को सिर्फ 7% वोट मिले। कांग्रेस 9 और बीजेपी 5 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। देखा जाए तो ये वो राज्य हैं जहां पर गठबंधन की बिसात पहले ही बिछ चुकी है, लेकिन पार्टियों में फूट से बहुत कुछ बदल चुका है। बिहार में एनडीए से जेडीयू अलग हो चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना भी एनडीए से अलग हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना ही 2 धड़ों में बंट चुकी है और शिंदे वाली शिवसेना बीजेपी के साथ है। वहीं एनसीपी में भी 2 फाड़ हो चुकी है। अजीत के गुट वाली एनसीपी भी बीजेपी के साथ है। वहीं शरद पवार वाली एनसीपी के साथ ही उद्धव की शिवसेना भी काफी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में इंडी अलायंस को यहां ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को अब लगभग 4 महीने बचे हैं। वहीं इंडी अलायंस के नेता अब तक की 4 बैठकों के बाद भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में 2024 में बीजेपी से मुकाबला आसान नहीं होगा। इंडी अलायंस की 4 बैठक के बाद भी मोदी के सामने कौन चेहरा होगा, ये स्पष्ट नहीं है। इसका संयोजक कौन होगा जो अलग अलग मसलों पर पार्टियों से संवाद करे। यदि ऊपर की दोनों चीजें हो भी जाएं, तो भी सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। दिल्ली में इंडी अलायंस की 4थी बैठक में प्रधानमंत्री के चेहरे पर बात तो हुई, लेकिन बनी नहीं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अब तक कांग्रेस ही इस पर सहमत नहीं हुई। यही वजह है कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब सांसद ही नहीं होंगे तो पीएम के चेहरे की बात कर क्या फायदा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है,
जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे।